सुप्रभातम, नमस्ते। और सबसे बड़ी मैं बात कहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पता है आपको? अच्छा, चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो आज से हो रहा है, मैं वही बात कह रहा हूँ मैं ठीक है। तो प्रश्न मेरा यह है कि हर जो नव वर्ष आता है, एक नया जोश अपने अंदर उत्पन्न करो। प्रकृति भी एक नए सिरे से शुरू हो रही है, ठीक है। ज्ञान को जो है ना समाहित करो अपने अंदर और चीज़ें बढ़ाते हैं। कल हमने आपकी कक्षा समाप्त करी थी कहाँ पे? कुषाण, थोड़ा आपका कुषाण वंश थोड़ा स्टार्ट करा था और हमने थोड़ा बैकग्राउंड बताया था। ये कहीं और नहीं, ये भी सिथियन है जो कहाँ मध्य एशिया वाले एरिया से आपके आ रहे हैं। स्पेशली कुषाण की बात करेंगे तो ये थोड़ा चीन की साइड से आते हैं, तुर्किस्तान, चीनी तुर्किस्तान जिसको बोल देते हैं ये सिथियन नहीं। सिथियन में शक भी आते हैं, कुषाण भी आते हैं, ये अलग अलग आपके कबीले रहते हैं। थोड़ा टच करके चलते हैं। आपका इनका यूची या तोकरी कबीला किनका? कुषाण वंश के लोगों का, उससे संबंध रखते हैं और चीनी तुर्किस्तान से आते हैं। और कुषाण वंश का जो संस्थापक है सर, कौन सा था आपका? कुजुल कडफिसिस था, हमने कल बात करी थी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने करी? कुजुल कडफिसिस ने करी थी। 15 से लेकर के 65 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं है। अब हम सीधे आ गए, अब हम उल्टे नहीं चलेंगे। अब तक हम इतिहास पढ़ रहे थे, अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम कहाँ हैं? ईसा मसीह के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आ गए। तो कुषाण वंश आपका आ गया। कुषाण वंश के लोगों ने किन को हटाया बताओ? इनसे पहले कौन है? शकों को हटाया, उनको हराया पहले में। अच्छा चलो पहले में, उससे पहले कौन है आपके? शक है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये कमबख्त ऐसे नहीं हटते। अभी तो ये आगे तक चलेंगे, लास्ट में जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो इनको हटाएगा। समझ आ रही है ना? हाँ है ना? तो तुम कहो कि पूरी तरह से हट गए, नहीं, इतने टुकड़े में बिखरे हुए हैं। कुषाणों के अधीन मान लेते हैं अपने आप को। ये कुषाण आते हैं, कहते कोई बात नहीं, अपने खानदान के हैं। इनकी जो है ना आधिपतित्व है ना, आधिपतित्व, उसको स्वीकार कर लेते हैं कुषाण वाले को। कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हारे अंडर काम करेंगे, टेंशन मत लो, लड़ते नहीं। जैसे ही इनका कुषाण वालों का जो मेन जो शासक होते हैं, स्पेशली बात करें तो कनिष्क के बाद में ड्रामा शुरू हो जाता है। कनिष्क सबसे पावरफुल रहा है इनमें, तो देखोगे तो बाद में फिर से आपके शक पावरफुल हो जाएंगे। और लास्ट में कौन खत्म करेगा? अंतिम जो शक शासक है, उसका नाम बताओ जल्दी से। रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। उसको हराएगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 315 से लेकर के 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक उसका ये रीन बताया जाता है, कार्यकाल बताया जाता है सब। रोमन सिक्कों की नकल के आधार पर तांबे के सिक्के कुजुल कडफिसिस ने करे थे। अब हम बात करेंगे, इसका बेटा हुआ, इसके बेटे का नाम है विम कडफिसिस या कडफिसिस। वो 75 से लेकर के 78 ईस्वी तक ऐसा कार्यकाल की हम बात करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं आपका अच्छा, ये क्या है आपका? इन्हीं का फोर्ट है एक, किनका? कुषाणों का, ठीक है। लेकिन आपका इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, ठीक है। और ये आपका उज्बेकिस्तान वगैरह वहां पे है ये चलेगा। नेक्स्ट हमारा शासक कौन है आपका? 65 से 68 ईस्वी में हम चलेंगे। देखो इतिहास का मजा ही तब है कि तुम क्रम में बताओ तो अच्छा लगता है। इधर उधर कर दोगे चीजें फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्रम बताओ, या तो कोई काम का नहीं है पूरा हटा दो, या तो फिर पढ़ाओ किसमें? क्रम में, तभी अच्छा लगता है। तो वो सारी कोशिश कर रही है आपके लिए, ठीक है। विम कडफिसिस आ गया, ये टाइम है इसका। कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है कि भारत में कुषाण पावर को रियल में किसने स्टेबलिश करा? तो किसने करा? आपका विम कडफिसिस ने। अच्छा ये कहोगे कुजला या कुजुल कडफिसिस, इसने क्या करा? कडफिसिस या कडफिसिस एक ही बात है, संस्थापक है भारत में, ठीक है। लेकिन कहेंगे उसने तो स्थापना कर दी, जो भी है, लेकिन वास्तविक रूप से स्थापना किसने करी? वास्तविक राजा माना जाने लगा किसके टाइम से? विम के टाइम से माना जाने लगा, जो टाइम है आपका 65 से लेकर के 78 ईस्वी वाला, ठीक है। ये प्रश्न सीधा सीधा आएगा, कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन है? तो विम कडफिसिस। ये सीधे क्वेश्चन है सर, उस शैली में रखा गया है कि जो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक और प्रश्न रहता है कुषाणों के बारे में कि बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए इन लोगों ने। क्या करें? आपके बड़ी संख्या में
सोने के सिक्के जारी करे। और स्पेशली हम बात करें तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने शुरू करे? आपके इन्हीं लोगों ने शुरू करे, कुषाणों ने शुरू करे। अब यहीं से आपके दिमाग में वो रहेगा कि ये बताओ सर्वाधिक संख्या में तो बात करेंगे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करे? तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक, इन्होंने बड़ी संख्या में करे। और सर्वाधिक शुद्ध सोने की, सर्वाधिक शब्द आ रहा है लेकिन शुद्ध सोना आ रहा है, प्योर गोल्ड वाला बात आती है ना, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में बात करेंगे तो गुप्तों ने करा है। क्लियर रखना ये बातें, ठीक है। चलो, सोने के सिक्के जारी करें, विम ने करे, कुजल ने नहीं करे, विम ने करे, दूसरे वाले ने। अब इसके बारे में बात करें किस धर्म को मानता है, तो सर ये शैव मतानुयायी है। क्या है? शैव मतानुयायी है। इसने एक उपाधि धारण करी है, महेश्वर की उपाधि। कौन सी? महेश्वर की उपाधि धारण करी है। इतनी सी हमारी बात है। यहां से मैंने आपको डाल दिया है सर्वाधिक शुद्ध गोल्ड कॉइन किसने? आपके कुषाणों ने, उन्होंने जारी करे। दूसरा हो गया हमारा। इसके बाद में जो आ रहा है उसका वेट करो, वही है इनका सबसे शक्तिशाली राजा जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, चलो। तो ये पार्थिया यहाँ पे है, आपको पार्थियन यहाँ पे आए थे, पता है? यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ से लोग ये आपके कहाँ पे आ गए? इंडिया में। और ये वाला एरिया घेर लिया इन्होंने, कुषाणों ने। ठीक है, चलो लेके चलते हैं आपका। इंडिया में देखोगे तो स्पेशली बात करेंगे कनिष्क की, तो यहाँ तक उसका अंपायर हो गया। यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे मालवा है। मालवा पे राजा कौन है बताओ? शक राजा है, बताओ। वो भी सबसे पावरफुल वाला, रुद्रदामन आया ना। वेस्टर्न सेट्रप है, इसको बोलते हैं पश्चिमी क्षत्रप। हिंदी में कहेंगे क्षत्रप, इंग्लिश में कहेंगे सेट्रप। तो ये इसमें देखो गुजरात वाला भी आ रहा है, मालवा वाला भी आ रहा है। मालवा को उस टाइम पे कौन है आपका? रुद्रदामन। ठीक है, तो कनिष्क के बाद में कुछ एक रहेंगे। कनिष्क के बाद में कोई है जिसको मैं बताऊंगा, अभी आएगा, कि उसको हरा देगा। कौन? यही हविष्क, नाम सुना? हविष्क वो है। चलो, इसी का बेटा है कनिष्क का। कनिष्क के बाद में आएगा हविष्क, उसको हरा देगा ये रुद्रदामन। अब क्या करें, ऐसे ही नाम है, उनके माँ बाप ने रखे। चलो ये दिखा देते हैं आपको। क्या? ये कनिष्क की मूर्ति है और ये मथुरा में है। पूछा जाता है बिना सिर की, बिना हाथों की मूर्ति मथुरा के म्यूजियम में किस जगह, किस म्यूजियम में आपकी अभी उसकी पाई जाती है? तो वह मथुरा की। सर सीधी सी बात है, इसकी 2 राजधानियां थी, उनमें से एक मथुरा भी थी। अभी चर्चा करेंगे, बाद में लेके आऊंगा तुम्हें। ठीक है, मथुरा कला भी है जो उसी के टाइम पे डेवलप हुई है। जो प्रश्न आते हैं मैंने दोनों बता दिए अभी चर्चा में। अक्सर यही वाले प्रश्न घूम के आते हैं इसके टाइम से, कनिष्क के टाइम से। शुरू करते हैं आपके कनिष्क को। कनिष्क का टाइम है आपका 78 AD से लेकर के 144 AD। अब देखो यहाँ पे बड़ा विवाद है, इसीलिए मुझे एंसेंट इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मॉडर्न इंडिया में टेंशन नहीं है, जो डेट दे रखी है वो सॉलिड है, जो काम हुआ है उसी डेट में हुआ है। अब देखो, पहले कहते थे कि 78 ईस्वी से लेकर के 144 AD तक इसने शासन करा। अब नई रिसर्चेस आ रही है, वो कह रहे हैं नहीं जी 127 से लेकर के 151, 50 नहीं 51 मानो। कौन से कितने? 151। मतलब क्या चल क्या रहा है, डिसाइड कर लो ना पहले। कहीं कहीं रिसर्च निकल के आ रही है, तो ये बातें रहती। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? अभी मैं करवाऊंगा, क्लियर बात में करूंगा। पहला हमारा सफर किसका चल रहा है? इन्फॉर्मेशन का। दूसरे नंबर पे दूंगा विजडम। तीसरे नंबर पे हम क्लास ऑफ करके क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। ठीक है ना, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जितनी भी आपकी जरूरत पड़ती है मुझे टेक्निक की, उनको यूज करके आपका क्या करवाता हूँ? याद करवाता हूँ। वो जरूरी होता है, और वो केवल ऑफलाइन क्लास में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं उसमें। ऑनलाइन में नहीं कर सकते, नहीं तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये काम है केवल इन्फॉर्मेशन का। चलिए, तो सबसे हमारी बात यहाँ पे हमने दोनों बातें कर ली। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं। यहीं पे कुषाण वंश का महानतम शासक कौन है? आपका कनिष्क। अब यहां से बात आ रही है, यहाँ पे मैं तब लाऊंगा उस शब्द को वहां पे। इसको दूसरा अशोक भी बोला जाता है। निम्नवत में से किस शासक को दूसरा अशोक की उपाधि दी जाती है? और 4-5 ऑप्शन दे देगा। रुद्रदामन, वो कहेगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो कहेगा कनिष्क। सारे महारथी उठा लिए, है ना, सब अपने अपने उसके पावरफुल है ना। और चौथा उठा दिया, अशोक ही ले लिया। वो कह दिया काला अशोक। हाँ, एक वो डाल दिया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको दे दिया काला अशोक।
वो कहेगा इनमें से दूसरा अशोक किनको बोला जाता है, तो कनिष्क को बोला जाता है। अब रीजन ये है कि जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को आपका हृदय से अपनाया, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया, उसके लिए बहुत सारी चीजें करी, वैसे ही किसने करा? कनिष्क ने। और इसमें बौद्ध धर्म में भी किस शाखा का, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? महायान, हीन यान महायान। हमने धर्म आगे करा दिया है, ठीक है, उनमें से हमारी ये बात होगी। सर एक और प्रश्न आता है, जहां बहुत सारी कलेश है, अब कहते हैं कि एक डेट कहती है कि 78 ईस्वी में इसने क्या करा? अपना राज्य आरोहण किया। इसको जो ना मुकुट मिला, जो भी है, ये बोलते हैं कि 78 ईस्वी में मिला, एक जगह कहा जाता है। अभी मैं सार पे आऊंगा, टेंशन मत लो। कहते हैं कि इसी उपलक्ष्य में उसने क्या शुरू करी? शक संवत शुरू करी। पिछली बार जो विक्रम संवत थी उसका कलेश खत्म करा मैंने कल। अब देखोगे क्या है कि यहां पे भी समस्या है। तो पहले हम देख लेते हैं जो शक संवत है, वो ईसा यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना आपका, यानी बात करेंगे जो इंग्लिश वाली जो चलती है, कौन सी? जनवरी फरवरी वाली, ठीक है ना, उससे कितना आगे है सर आपका? 78 साल आगे है। 0 से लेकर के 78 आगे है ना। अभी बताओ कितने साके चल रहे हैं 2024 के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो बताओ साके कितने? शक संवत को शॉर्ट में कह सकते हैं साके। कितने साके चल रहे हैं जल्दी बताओ। किस में से घटाना है आपको? 2024 में से घटाना है, क्योंकि 78 साल लेट शुरू हुआ। तुम 78 साल लेट पैदा भए हो तो तुम छोटे हो गए कि नहीं? ऐसे सोच के चलो लॉजिकली, समझ आई? वो भाई पहले से है 2024, उसकी डेट कहाँ है? 24। अब वो बाद में पैदा भए, 78 साल बाद में, तो एज कम हो जाएगी ना। तो अब साके कितने चल रहे हैं सर? तो सीधी सी बात है 2024 में से घटा देंगे, उतनी डेट निकल आएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत 78 साल बाद में शुरू होगी। वो तो 1 शुरू होगा उसका कब? 78 के बाद में, है ना। कितने साके चल रहे हैं जल्दी बताओ। है क्या क्या? 1936 पक्का? 36 ही है। एक चीज बताओ, ऊपर कितने? 24 है ना? 24 है। 8 6 14 होते हैं, 6 हो गए। और यहाँ क्या बचे आपका? 2 में ये दो था ना ये, हाँ एक बचा, 11 ले लिया। 11 में 7 4 11 तो 40 हुआ कि नहीं? 1940 चल रहा है। साके कितने चल रहे हैं? 1940 में ही पढ़े हम। क्यों? क्योंकि ये 78 साल कम पड़ता है, 78 साल बाद शुरू हुआ। क्या मैं बात समझा पाया? अब यहीं पे मेरा प्रश्न ये है, ये बताओ संवत कौन सा चल रहा है? आज संवत कौन सा शुरू हो गया? अब 2024 में क्या करोगे? 57 जोड़ दोगे। मेरी बात समझ आई? क्योंकि वो बीसी में है सर, तो वो एक्स्ट्रा है, वो 57 साल पहले शुरू हुआ है। 57 जोड़ेंगे 24 में तो बताओ कितना हो जाएगा? 7 4 11 2081। समझ आ रही है ना? एक प्रश्न आ जाता है, इसको समझ के चलना। हाँ 2081 चल रहा है ना? अच्छा ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्न ये है कि शक संवत को मैं क्यों इंपोर्टेंस दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्या है, हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर भी है हमारा, और वो किस पे आधारित है? शक संवत पे। प्रश्न आता है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। बात समझ में आ रही है ना? रीजन ये था क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं आपके? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं आपके? 365 दिन होते हैं। ये समतुल्य किसके? ग्रेगोरियन कैलेंडर के। उसमें भी तो 365 समथिंग कुछ करके रहते हैं, वो तो लीप ईयर का सिस्टम रहता है। मोरलेस लगभग कितने होते हैं? 365 इसमें भी होते हैं। तो ये किसके समान था? आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसलिए इसको आपका नेशनल कैलेंडर बनाया भी गया। क्या मेरी बात समझ आई? अब हम जोड़ लेते हैं कि शक संवत का जो पहला वो होता है वो 22 मार्च को पड़ता है। शक संवत आपका कब से शुरू होगा? 22 मार्च से। कभी कभी 21 मार्च ऐसे देखा जाता है, 22 या 21, तो ज्यादातर पेपर में आएगा 22 मार्च। ठीक है, तो शक संवत आपका उसका पहला महीना यानी पहला चैत्र वैशाख, इसका पहला महीना चैत्र है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव ऐसे करके सारा चलता है। ठीक है, तो पहला महीना यही पूछा जाता है, पहला महीना कौन सा है, कब शुरू होता है? 22 मार्च से। ठीक है, और इसमें भी आपके दिन बराबर है। क्या मैं बातें समझा पाया यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या किसी को?
नहीं है, तो आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त होता है कौन? आपका सक्षम मत। क्लियर, ये भी हमारी बात होगी। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आपने सर एक बात बता दी कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको शुरू करा, ठीक है, ऐसा एक आपका साक्ष्य बोलता है। इंडियन गवर्नमेंट के सोर्स भी कहते हैं कि कनिष्क ने शुरू करा, लेकिन इंडियन भारत सरकार का जो सोर्स है ना, एक और बात कहता है, इसको किसने शुरू करा? आपका सालीवाहन ने शुरू करा। किसने? आपका एक राजा है किंग सालीवाहन। इंडियन सोर्स ही कह रहे हैं, भारत सरकार के सोर्स ही कहते हैं कि सक्षमत को किसने शुरू करा? आपका सालीवाहन ने। अब सालीवाहन कौन है? आपका सातवाहन शासक है, बताओ कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसका एक और नाम पता पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि सालीवाहन ने शुरू करा ये वाला गवर्नमेंट सोर्स, और कुछ कहते हैं कि सर इसको किसने शुरू करा? आपका एक राजा है जिसका नाम है चस्टन। अब तुम ये कहोगे कि सर आपने 3 चीजें बता दी, किसको माने? जो अक्सर पेपर में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कनिष्क को ही मानना है, ठीक है, लेकिन बात हम बता के सब चलेंगे, जैसे आप कोई नई किताब पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आजकल उलझन ज्यादा है, ठीक है। यहां तक हो गई हमारी बात, सारी बातें हमने कर ली। अब लेके चले आते हैं भाई साहब को आगे कि रोमन लोगों की तरह, रोमन लोग बोले तो इटली वगैरह वाले क्षेत्र के वो हैं, रोमन ने अपने आप में सभ्यता भी रही है। इसने सीजर और कैसर की उपाधि धारण करी, कैसर या सीजर, उसकी उपाधि धारण करी। अच्छा, प्रश्न आएगा कि सीजर की उपाधि, सीजर अथवा कैसर की उपाधि किसने धारण करी? कनिष्क ने। सीधा उल्टा पूछेगा यार, है ना। आगे है छत्रप शासन व्यवस्था शुरू करी। छत्रप शासन व्यवस्था वैसे किसने शुरू करी? पहली बार शुरुआत किसने करी थी? शकों ने शुरू करी थी, है ना। शक अपने आप को क्या बोलते थे? छत्रप बोलते थे, क्लियर है ना। लेकिन इसने क्या करा? इसने भी उस सिस्टम को अपनाया। तो कनिष्क ने शकों की कौन सी शासन व्यवस्था को स्वीकार करा या उसी को लागू रखा? तो वह छत्रप शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था। अब बात करेंगे इसकी राजधानी की। तो जब ये इधर से आ रहे थे तो शुरुआत में पड़ा कौन सा? आपका पेशावर, आज पाकिस्तान में पड़ता है। पुराना नाम इसका पुरुषपुर है। कौन सा नाम है? पुरुषपुर। अच्छा, इसमें भी एक समस्या है, कनिष्क को कुछ सोर्सेस में बोला गया है कि नहीं जी ये तो कश्मीर का ही है। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है इनका, और कुछ सोर्स कह रहे हैं कि भाई ये वहां से आ रहा है, सिथियन है ये, चीनी तुर्किस्तान से आ रहा है। ये लोग पहले उलझ लें, हम लोगों को और परेशान करते हैं यार अलग अलग सोर्स। हालांकि हम क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे, हम देखेंगे कि अक्सर एग्जाम में कौन सा रिलेट किया जाता है, हम उतना डीप जाएंगे नहीं, ठीक है। वो रिसर्च का मसला है, उसको वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात होगी हमारी। तो पहली इसकी राजधानी है पुरुषपुर, और दूसरी कौन सी? आपकी मथुरा। ये बहुत फेमस रहेगी, क्योंकि देखो सारा काम वहां से चला नहीं सकता था, इसलिए उसको सेंटर में आना था। कंट्रोल में रखना है तो राजधानी तो बदलनी पड़ेगी ना, पावर का जो सेंटर रहता है वही रहता है, ठीक है। अच्छा, पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में है, उसकी एक और खासियत है। एक और खासियत क्या है कि वहां पे इसने स्तूप का निर्माण भी करवाया। स्तूप का संबंध किससे? आपके बौद्ध धर्म से, और आपको पता है ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। कहते हैं कि इसने कश्मीर में एक कनिष्कपुर अपने नाम पे क्या करा? नगर की स्थापना करी थी। अच्छा, ये बताओ श्रीनगर की स्थापना किसने करी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। अशोक ने, ध्यान आ रहा है? अशोक ने करी, भूल गए? चलो, सो हमारी इतनी बात होगी। क्या आया? एक तो आपका कनिष्कपुर की, इसने कनिष्कपुर नगर आपका कश्मीर में इसने वो करा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कनिष्क की। अच्छा, अब आपका एक होमवर्क है, सुनो, जो हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखो आप नोट्स लिख रहे हैं वो तो ठीक है, आपका हर रोज का ये है कि आज जो जा रहे हो, मान लीजिए आज की वीडियो है, उसको 1.5 की स्पीड से कम नहीं देखना, ठीक है। मुझे कोई उसे वॉचिंग आवर से लेना देना नहीं है, बाहर में जाए, ये इसलिए शुरू भी नहीं करा है। आप 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देखोगे आज ही, कल नहीं देख सकते, कल में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज जो पढ़ाएगा वो सारा समझ में आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये रहेगा, क्योंकि मुझे आप मल्टीपल रिवीजन चाहिए। आपने ये पढ़ा, घर पे मन नहीं करेगा, और इससे आप कर पाओगे, ये आसान तरीका भी है, समझ में आ रही है? तो उससे करना, और 1.5 की या 2 की स्पीड से करना है,
चलो, क्योंकि आई हैव चैलेंज समवन, समझ में आ रही है ना, चैलेंज दिया है तो आपका क्या करना पड़ेगा, इसी नॉलेज को मल्टीपल टाइम आपका रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बात थी आपकी कि कश्मीर में ही इसका रिलेशन बताया जाता है, किसका, कनिष्क का। तो आपको पता हो कि हम पहले भी कर चुके हैं, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, उनमें से जो चौथी हुई है किसने कराई, आपकी कनिष्क ने कराई है। और कहाँ कराई है, कुंडलवन में। मैंने ज्यादा डिटेल करी नहीं क्योंकि हम पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं। उसका अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। उसका उपाध्यक्ष कौन है, अशुघोष, ठीक है। तो अब हमारी ये बातें हमें पता है, सारा हो गया ये वाला। अब चलते हैं, बहुत अच्छी डिटेल आपको करवाएंगे जो आपके काम की है। अच्छा, ये इसके क्या है, सोने के सिक्के, इसने भी करे थे। इसमें ये कनिष्क का फोटो है। पीछे देखोगे कि तो गौतम बुद्ध को भी इसने वो कराया, छापा है। ये शो करता है कि वो बौद्धिज्म को मानता है। इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, ये लोग जब आए, कौन, कुषाण लोग, तो नहीं ये पता था कि यहाँ पे तुम वैसे पावर से किसी को कंट्रोल में करोगे, नहीं हो पाएंगे। सॉफ्ट पावर इन्होंने दिखाई कि यहाँ पे इनके धर्म को जो है ना वो स्वीकार कर लो। उस टाइम पे आपका प्रिविलेंट था और अच्छा चल रहा था, कौन सा वाला, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसने क्या करा, पहले तो बौद्ध धर्म को आपका प्रश्रय दिया, लोग इनसे जुड़ गए। और दूसरी बात क्या बोला कि इन्होंने जो है ना शादी संबंध भी यहीं से करना शुरू कर दिए। तो आपस में ये यहीं के हो गए, बाद में कहते हैं कुषाण लोग इसी में सम्मिलित हो गए, ठीक है, यहीं के होकर के। अच्छा, एक पॉइंट और था, मैं फॉरगेट कर गया, मैं बताना था। चलो, तो यहां तक बात आई सोने के सिक्के पे। अब चलते हैं इसके दरबार में, क्योंकि आज के दिन का सबसे हाईलाइटेड जो वो है ना आपका पॉइंट, या क्लास का जो कहते हैं ना क्लाइमैक्स है, वो यही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट यही वाला है। चलिए, इसके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण आपके लोग भी रहे हैं, जिनमें से वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन और उसके बाद में आपके चरक। चरक जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसको कहते हैं चरक संहिता, खुद ने लिखी है। और ये क्या है, पहले हम शुरू करते हैं आपके शुरुआत से। वसुमित्र तुम्हें पता हो कि बौद्ध संगीति चौथी हुई, उसके अध्यक्ष भी थे। इन्होंने क्या लिखा, ये सब दरबारी हैं। वसुमित्र हो गए, पहले तो ये उठा लो, बौद्ध संगीति वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो उठा लिए। नागार्जुन एक्स्ट्रा उठाओ और चरक को उठा लो। 4 मेन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों के चारों ही बड़े हस्तियां हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। कनिष्क के दरबार में कहते हैं वो राजा बहुत बड़ा हो जाता था, प्रतापी हो जाता था, जिसके दरबार में विद्वान होते थे। तो पहले विद्वानों की चोरी होती थी, विद्वानों को कोई नहीं मारता था, पता है। या तुम पहले टाइम पे विद्वान हो, बहुत बड़े विद्वान, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, राजा आएगा तो उठा के ले जाएगा अपने यहाँ पे, पूरे सम्मान के साथ में रखेगा, उनसे कोई दुश्मनी थी। कहते हैं तभी कहा जाता था विद्वान सर्वस्व पूज्यते, विद्वान से सर्वस्व पूज्यते। विद्वान कहीं हर जगह पूजा जाता था उस टाइम पे। इनकी चोरी होती थी कि विद्वान को चुरा ले जाता था, सम्मान खूब मिलता था, ऐसा नहीं है, उन्हें गुलाम नहीं बनाया जाता था, इज्जत की जाती थी, पैर पूछते थे कि रुक जाओ। ऐसा ही हुआ, मैं अभी बताऊंगा अशुघोष के बारे में, स्टार लगा हुआ है, चुरा के लाया था ये। सुनो, पहले हम बात करेंगे वसुमित्र की। वसुमित्र ने एक ग्रंथ लिखा है जिसको कहते हैं महाविभाष्य सूत्र। महाविभाष्य सूत्र, ढंग से फिर से पढ़ो, क्या है? इसको बौद्ध धर्म का क्या बोला जाता है? विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया। प्रश्न रहेगा, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? महाविभाष्य शास्त्र को, सॉरी सूत्र नहीं, शास्त्र, ठीक है, क्योंकि इनके सूत्र वगैरह ज्यादा दे रखे रहते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। क्या है? महाविभाष्य शास्त्र, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या? कुछ भी बातें होगी वो सब उसमें मिलेगी। किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा, इसीलिए अध्यक्ष बनाए गए। बहुत बड़ी चीज है ये। अच्छा, इसमें क्या है, असल में है क्या आपका कि बौद्ध की जातकों पर टीका है, गाइड है। जातक कथाओं का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। उनमें जो भी जातक हैं उनकी जो डिटेल दे रखी है या बाकी आपकी समझाने के लिए बातें कर रखी है, तो किसमें? आपकी महाविभाष्य शास्त्र में दे रखी है, जो किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा। इतनी बात क्लियर होगी? कोई समस्या नहीं है? तो आगे चलते हैं। अब दूसरे आपके अशुघोष, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, ये दोनों संस्कृत में है। किसमें लिखा है इन्होंने? संस्कृत में। सारिपुत्र प्रकरण और तथा सूत्रालंकार, सूत्र धन अलंकार, सूत्रालंकार, ठीक है। 4 पुस्तकें इनकी ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट रह जाती है।
सूत्रालंकार, इधर से आप उठाओ कौन सी, बुद्ध चरित्र, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। दूसरी आपकी सौंदरानंद, और उसके बाद में सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र क्या है, मानस पुत्र माने जाते हैं किनके, महात्मा बुद्ध के। दो मुख्य शिष्यों में से पहले आपके क्या है, सारिपुत्र, और दूसरे आपके महामुद्गलायन। पुराने टाइम पे पढ़ा दिया है, आप रिवाइज नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। ठीक है, इतना रिवाइज करो कि ब्रेन में हमेशा के लिए रह जाए। तो ये हमारी बात होगी, ये चारों की चारों पुस्तकें इनकी ध्यान रखना, किनकी, अशोक घोष की। ये बात बता दी। अब टाइम आ रहा है इनके बारे में बताने के लिए। तो सर इसके दरबार में ऐसे ही नहीं आगे थे, ये थे ही नहीं यहाँ पे, ये थे कहाँ, पाटलिपुत्र में। अशोक घोष कहाँ थे, और कनिष्क ने आक्रमण करा पाटलिपुत्र में। तो तीन चीजें लेके आया, एक तो अशोक घोष को उठा लिया, इसको पकड़ो, विद्वान कौन है यहाँ से पता पड़ी जाती है भाई साहब, तुरंत बता देते हैं, गले पर रख दो, क्योंकि विद्वान तुम्हारे दरबार में कौन सा है। किसी को भी डालो, आम जनता को डालो, वो बता देगा यहाँ यहाँ रखा है माल। एक उसको ले जाओ, सबसे बड़ा विद्वान है कौन, अशोक घोष। और दूसरा वहां पे उठाया बुद्ध का भिक्षा पात्र। प्रश्न आता है, कनिष्क ने कौन से आक्रमण पे बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा के लाया था, तो वह पाटलिपुत्र पे आक्रमण करा कनिष्क ने, बुद्ध का भिक्षा पात्र उठाया। और एक कमाल की चीज, कुक्कुट जानते हो, कुक्कुट है मुर्गा, एक विशेष प्रकार का मुर्गा, उसको उठा लिया। हद है यार, चोर। क्या उठाया, तीन चीजें उठाई, एक तो आपके अशोक घोष, दूसरे बुद्ध का भिक्षा पात्र, तीसरा विशेष प्रकार का आपका कुक्कुट उठाया। तीनों को कहां से उठा के लाया, तो जब उसने आक्रमण करा पाटलिपुत्र में। इनमें से कुक्कुट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी, बुद्ध का भिक्षा पात्र, इसको कौन ले गया, कनिष्क लेगा। कहां से, पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र वो कौन सा कुषाण शासक है जिसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके बुद्ध के भिक्षा पात्र को ले गया। ठीक है, प्रश्न कैसे ही बनाया जा सकता है। ठीक है, उनकी जो भी चीजें हैं वो सब सुवीनियर है, या कह सकते हैं आपका वो सब पूजनीय बुद्ध की, नहीं है क्या। तो ये हमारी बात होगी। और फिर इसको क्या बनाया, अशोक घोष को अपना गुरु बनाया। पर्सनल टीचर होता है ना, तो गुरु जी आ जाओ बैठो, हम पढ़ा हुआ, मैं होम ट्यूशन देते थे ये। ठीक है, कौन, अशोक घोष चुरा के लाया था गुरु जी को। ठीक है, अब चलते हैं सर, एक और बेहतरीन हस्ती उससे मिलवाते हैं, वो है आपके नागार्जुन। समझ में आ गई, दार्शनिक भी हैं और वैज्ञानिक हैं। और कमाल की बात देखोगे, अभी रुक जाओ, माध्यमिक सूत्र, इन्होंने आपका एक ग्रंथ है इनका, क्या नाम है उसका, माध्यमिक सूत्र। और इसी में उन्होंने क्या दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लेख किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए जाने जाते हैं कौन, आपके आइंस्टाइन। वो पहले ही हमारे यहाँ पे भूल गए, आइंस्टाइन अब पैदा हुए हैं भाई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दे दी, नागार्जुन ने, साधारण विद्वान नहीं है ये। शून्यवाद के जनक कौन है, नागार्जुन। फिर से प्रश्न रहेगा, शून्यवाद के जनक कौन है आपके, नागार्जुन। तो हम लोगों को जो है ना, जब हम क्या है, अंग्रेजों ने वो किया था, हमारे इतिहास से आपके वंचित कर दिया। भाई तुम अब बात कर रहे हो, बहुत समय पहले की बात हो गई, ये कहाँ बात कर रहे हो, तुम अब पैदा हुए हो। आइंस्टाइन गांधी जी के टाइम पे थे, जब गांधी जी की डिवाइस होती है ना, तो वो कहते हैं कि आपका दुनिया आने वाले समय विश्वास नहीं करेगी, हाड़ मांस का कोई पुतला, ये व्यक्ति भी हुआ करता था गांधी जी के बारे में, ऐसा करके स्टेटमेंट है। कुल मिला के बात क्या है, वो अभी के समय। तुम कहते हो आइंस्टाइन, ठीक है, ऑल्दो ही इज अ गुड, बट बात करेंगे ऐसे सिद्धांतों की, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे पहले से हो रखी है। सापेक्षता का सिद्धांत ऑलरेडी दे चुके हैं कौन, नागार्जुन। चलिए, तो ये हो गया हमारा, यानी शून्यवादी के जनक कौन है, ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। एक और प्रश्न आता है, नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है, मार्टिन लूथर से, ये भी प्रश्न आता है। कनिष्क के दरबारियों में वो कौन विद्वान है जिसकी चर्चा या जिसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, तो किसको, नागार्जुन। सीधे सीधे प्रश्न है सर, एग्जाम में आते हैं। अब एक और आते हैं आपके, चरक,
जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता। ये आचार्य हैं किसके? आयुर्वेद के। आयुर्वेद क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, आयु का मतलब उम्र। ये सारा आयुर्वेद की जो ग्रंथ है वो क्या है? मनुष्य की आयु से रिलेटेड है। आप निरोग रहोगे तो उम्र बढ़ेगी, है ना? तो ये है आयुर्वेद के आचार्य हैं, औषधियां वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं। बात यह है कि ये क्या है? राजवैद्य हैं किसके? कनिष्क के। प्रश्न आएगा कनिष्क के राजवैद्य कौन है? दरबारी आपके जो कहते हैं ना, जो कभी नहीं वही जो क्या होता है आपका डॉक्टर है यार उनके, ठीक, डॉक्टर इंग्लिश में होता है हालांकि। चलिए ये हमारी बात होगी। अब चलते हैं कुछ और बातें देखेंगे। चीन से रोम जाने वाले सिल्क मार्ग पर नियंत्रण करा किसने? कनिष्क ने। अब देखो सिल्क मार्ग का मतलब रेशम मार्ग, सिल्क रूट रेशम मार्ग चीन से जाता था रोम के लिए, वहां रेशम बनती थी। चाइनीज लोगों ने पहले ही रेशम बना ली थी, बड़े चालू लोग हैं, और टेक्निक नहीं बताई कैसे बनाते हैं। अबे वो थोड़े ना बनाते हैं, वो बनाता है आपका कौन? रेशम कीट। पर ठीक है वहां पर हो रही थी ये, और जिस रास्ते से जाती थी उसी रास्ते को क्या बोल दिया गया बाद में? सिल्क रूट। और इस पे कंट्रोल किसने कर लिया? व्यापार का ज्यादा बढ़िया माध्यम था तो उस पर नियंत्रण कनिष्क ने कर लिया, ठीक है। ये प्रश्न रहेगा। और कनिष्क के बारे में बोला जाता है ये कला और संस्कृति का क्या था? संरक्षक था। अब चलते हैं कला संस्कृति के बारे में बात करें। कनिष्क के समय में गांधार कला विकसित हुई, और दूसरी आपकी मथुरा शैली। गांधार कला कल हमने पढ़ी थी ना, किसके समय में विकसित हुई? देन किसकी थी? देन किसकी थी? हाँ, इंडो ग्रीक की थी, वो बात ठीक है, लेकिन ज्यादा डेवलप किसके टाइम पे हुई? कनिष्क ने भी क्या करा? संरक्षण दिया। क्या शकों ने संरक्षण दिया? शकों ने भी संरक्षण दिया। कनिष्क बोले तो कुषाणों ने भी संरक्षण दिया किसको? गांधार शैली को। और आपके शकों ने भी, इनसे पहले जो शक थे उन्होंने भी दिया, ठीक है। तो किसके समय पे विकसित हुई गांधार शैली? आपकी कनिष्क के टाइम पे। और इसके टाइम पे कौन सी विकसित हुई? मथुरा शैली। ये स्पेशल है, इसकी राजधानी है मथुरा, दूसरी वाली इसका हुआ। अब यहीं से चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा लेके चलते हैं। कनिष्क की प्रतिमा घुटने तक चोगा एवं पैरों में जूते हैं। हमने अभी देखी थी ना कनिष्क की प्रतिमा, घुटने तक क्या है आपका? चोगा है और पैरों में जूते हैं। ये प्रतिमा कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। और किस शैली में है? मथुरा शैली में है। मथुरा शैली की खासियत है इसमें लाल पत्थर का यूज होता है। कैसा आपका? लाल पत्थर का यूज। तो चलिएगा, ये हुई हमारी बात। अब एक और प्रश्न है कि महास्थान कहां पे पड़ता है? बोगरा। बोगरा जिला है कहां? बांग्लादेश में। महास्थान कहां पड़ता है? वहां पे पाई जाने वाली सोने की मुद्रा पे कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित की गई। कनिष्क खड़ा हुआ है, उसमें वो कहां से मिला है आपका? मुद्रा, यानी आपकी जो करेंसी मिली है उसकी कहां से मिली है? आपकी महास्थान से मिली है। महास्थान कहां है आपका? अरे ठीक है, बोगरा बांग्लादेश में पड़ता है। तांबे के सिक्के पर इसने बलिवेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है इसको। इसका एक तांबे का सिक्का मिला है, इस पे बलिवेदी पे क्या कर रहा है? बलि दे रहा है, काट देगा तुम्हें। चलते हैं सर, इसके बाद में आया इसका बेटा, उसको कहते हैं हुविस्क। कनिष्क का बेटा हुविस्क। इसका उल्लेख राज तरंगिणी में मिलता है। राज तरंगिणी किसने लिखी है? कलहण ने। कलहण में किसका आपका इतिहास है? कश्मीर का। आपको इतना तो पता है, राज तरंगिणी किस कहां का इतिहास बताती है? कश्मीर का। कश्मीर का बता रही है। का से किए ध्यान रखना, कलहण ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कलहण विलहण दो है तो ड्रामा हो जाता है। राज तरंगिणी कहां का दिखा रही है? कश्मीर का। और कश्मीर राज तरंगिणी लिखी किसने? आपकी कलहण ने। मैं क से का क्यों लिंक करवा रहा हूं? क्योंकि एक और है विलहण है, विलहण है, वो अलग है। अभी हम इसलिए नाम भी नहीं ले रहा हूं, उसने क्या लिखा है वो बाद में बात करेंगे। तो राज तरंगिणी किसने लिखी? आपकी कलहण ने, ठीक है। राज तरंगिणी कहने का मतलब राजाओं का इतिहास है, राजाओं का इतिहास है। कश्मीर में जितने भी राजवंश हुए उनका है। तो कहेंगे हुविस्क के देखेंगे सिक्कों पर किनकी आकृति है? शिव, स्कंद और विष्णु की। क्या नंदी की कहीं दिख रही है? नंदी की नहीं दिख रही, नंदी वाला कोई और रहेगा। कहते हैं कि हुविस्क को पराजित किया रुद्रदामन ने या रुद्रदामन ने, और ये मालवा के शकों के हाथ चला गया। कौन आपका? इस टाइम पे कुषाणों का शासन, वो मतलब जो भी है राज्य। मालवा पहले किनके कंट्रोल में था? कुषाणों के। और रुद्रदामा ने पराजित कर दिया और मालवा ले लिया किन्होंने? शकों ने। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है।
यहाँ तक आगे बात। आगे चलते हैं आपका। अब इसके बाद में शासक आता है वसुदेव। वसुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां देखने को मिलती हैं। वसुदेव की मुद्राओं पर कौन आपके? कहते हैं कि ये आपका अंतिम महान शासक है, अंतिम शासक नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। मेरी बात समझ आई ना? वसुदेव फर्स्ट है, ये सेकंड नहीं है। इसकी मुद्राओं पे शिव और नंदी की, किस कुषाण शासक की मुद्रा पे शिव और नंदी की आपकी मूर्तियां देखने को मिली है? वसुदेव। किस कुषाण शासक की मुद्राओं पे शिव, विष्णु और आपके स्कंद की मूर्ति देखने को मिली है? हुविस्क। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुदेव सेकंड। एक चीज बताओ, अंतिम महान शासक कौन है? वसुदेव। अंतिम शासक कौन है? अब ये कि सेकंड है, तुम अंतिम हो, जरूर नहीं तुम पावरफुल हो भी। एक बात और सुन लो, कुषाणों ने क्या करा, राजाओं की प्रतिमा का जो पूजा है ना, प्रतिमा पूजा या मूर्ति पूजा, वो उसका प्रचलन करा। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ है इस देश में, वो कब से शुरू हुआ है आपका? कुषाणों के टाइम से शुरू हुआ। अरे सोमनाथ तो 1025 में लौटेगा वो, तब तक तो ज्यादा ही फैल जाएगा। कहते हैं ठीक है, रुक जाओ अभी को। कुषाण शासकों ने राजाओं की मूर्ति जो पूजा है ना वो शुरू करवाई, क्योंकि कुषाण कहते थे देवी राजत्व का सिद्धांत इन्होंने माना था कंट्रोल करने के लिए। अब ये बोलते थे हमें ना देवताओं ने सुना, हम देवपुत्र हैं। ये कनिष्क खुद को कहता है मैं क्या है, सन ऑफ गॉड हूं मैं, भगवान का मानेंगे तो लोग पूजा करेंगे और राजा के खिलाफ ज्यादा नहीं जाते हैं। तो देवी राजत्व का सिद्धांत ये अपनाते थे बहुत सारे आपके शासन वाले। ये कौन है कि देवताओं ने इनको शासन करने के लिए भेजा है, ये हमारे कल्याण करने के लिए आए। इन्होंने दिमाग लगाए, इन्होंने मंदिर बनवा दिए। उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? देवकुल। राजाओं के अलग अलग, ये राजा हुए, उसके बाद में ये हुए, ये हुए, तो देवकुल ऐसे मंदिर हुआ करते थे। तो राजाओं की प्रतिमा पूजा, यहीं से प्रश्न आता है कि भारत में देखोगे तो मूर्ति पूजा का प्रचलन कहां से देखने को मिलता है? कुषाणों के टाइम से देखने को मिलता है। ये हमारी बात सारी हो गई। अब चलते चलते लास्ट में देखते हैं आपका वो कंसेप्ट खत्म हो गए, वो तो खत्म हो गया। कौन सा? कुषाण काल खत्म हो गया, अंतिम राजा हमने कर दिया तो काम खत्म। अब एक्स्ट्रा चीजें कर लेते हैं जो मौर्योत्तर काल में है, जो प्रश्न आते हैं अक्सर। अब कुछ किताबें ध्यान रखना, मिलिंद पनो लिखी किसने है? नागसेन ने लिखी है। नागसेन ने लिखी है और इसमें बताया है संवाद किसके बीच में है? इन्हीं के बीच में, नागसेन और मिनेंडर के बीच में या मिलिंद के बीच में। सही है। अच्छी बात यह है कि पुस्तकें किसने लिखी? नागसेन ने। आगे चलिए, चरक संहिता किसने लिखी? इसलिए मैंने केवल अंडरलाइन उसको कर दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, नाट्य शास्त्र का विकास भी इसी टाइम पे हुआ सर। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी, कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8 है। हाँ, सोते रहो बेटा, बढ़िया तैयारी चल रही है। अच्छा, कामसूत्र क्या हो गया? उनके कभी नहीं बढ़ेंगे, उनके 8 हैं तो 8 ही रहेगी। भरत मुनि का जिंदा होके दोबारा आएंगे क्या? क्या? अरे वो अलग है, नाट्य शास्त्र की बात कर रहा हूं। तुम गलत जा रहे हो, तुम नृत्य बता रहे हो, मैं नाट्य शास्त्र बता रहा हूं, पुस्तक बता रहा हूं मैं। पुस्तक 8 नहीं है, वो क्लासिकल डांस अलग चीज है, वो अभी 8 है। वो देखते हैं बढ़ेगा होगा ना होगा, आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, आपका क्या है आगे? देखो इधर देखो, कामसूत्र। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। एक और पुस्तक है स्वप्नवास वदत्ता, चारुदत्ता, उर्भंग। ये 3 पुस्तक किसने लिखी? महाकवि भास ने लिखी है। स्वप्नवास वदत्ता या वदत्तम, दूसरी चारुदत्ता और उर्भंग, तीनों की तीनों पुस्तक किसने लिखी है? भास ने। किस टाइम पे लिखी है? मौर्योत्तर काल में। गुप्तों से पहले और मौर्योत्तर काल में, मौर्य और गुप्तों के बीच में ये सारे हुए, उस टाइम पे ये किताबें आई। समझ में आएगी? क्या आपको नहीं लग रहा है ये किताबें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं?
जब कोई भी एग्जाम हो, छोटी बड़ी परीक्षा में। अब चलते हैं सर आपके, ये जो गांधार शैली थी कौन सी वाली, और मथुरा शैली में अंतर देख लेते हैं क्योंकि अक्सर पूछी जाती है। गांधार जो कला है उसमें नीले, गहरे नीले और काले पत्थरों का यूज हुआ है, लाल पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन वही मथुरा में बात करेंगे तो पत्थर का प्रयोग कैसा है, नीले काले गांधार में, और इधर कैसा, लाल। अब चलते हैं संरक्षक कौन है, शक और कुषाण किसके हैं, गांधार के। इधर केवल कुषाण है। क्या कुषाण लोगों ने गांधार और मथुरा दोनों का संरक्षण दिया, बिल्कुल। आगे चलते हैं आपका, तो हमारे पास में क्या है, ये कैसी आपकी यथार्थवादी और ये कैसी आदर्शवादी। इसमें जो भी चीजें होंगी जो दुनिया में घटित हो रहा, जो हूबहू चीजें, ओरिजिनल चीजें दिखाई गई हैं। कोई मारकाट कर रहा है तो मारकाट दिखा दी, सच बताया गया है। इसमें क्या है, आदर्श दिखाया गया है, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने क्या दिखाया गांधार वालों ने, ये है, ठीक है। तो ये है यथार्थवादी और ये है आदर्शवादी, मथुरा कला वाले, ठीक। आगे चलिएगा, मूर्तियों की बात करेंगे तो गांधार कला में ज्यादातर मूर्तियां बनाई गई या मुख्यतः बनाई गई वो किसकी थी, बुद्ध की थी। इसमें किसकी थी, आपकी बुद्ध, जैन और ब्राह्मण। बुद्ध जैन ब्राह्मण बोले तो हिंदू वाला धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है। तो ये हो गई मथुरा शैली में। वैसे भी मथुरा में भाई साहब तो मूर्तियां तो बनेंगी, कन्हैया की भी बनेंगी, सबकी बनेंगी। ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे जब गांधार और मथुरा शैली यहाँ पे विकसित हो रही है, तो आप देखोगे एक जगह और है पूर्वी दक्कन में। मथुरा शैली कहाँ विकसित हुई, मथुरा में। गांधार शैली गांधार वाले इलाके में। सर नामकरण ही वहीं से बना है, गांधार अफगानिस्तान वाला वो एरिया, वहां पे विकसित हुई। मथुरा शैली कहाँ विकसित हुई, वो दिल्ली में हुई है ना, मथुरा में हुई। अच्छा बताओ, तो पूर्वी दक्कन में एक शैली और विकसित हो रही है। पूर्वी दक्कन का मतलब क्या है, अच्छा संरक्षक कौन है एक नई शैली के, वो शैली है आपकी अमरावती कला, अमरावती शैली है, अमरावती आर्ट। अब देखो अमरावती कहाँ पे पड़ रहा है आजकल, देखोगे शहर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना, शहर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका मतलब ये वहीं पे है। किसके बीच में, ऊपर पड़ेगी गोदावरी, नीचे पड़ेगी कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी की जो आपकी तलहटी में, ठीक है, निचली घाटी में आपका ये कला विकसित हो रही है। कौन सी वाली, अमरावती कला। पूर्वी दक्कन है जिसको बोला जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट हुआ उसका पूर्व हिस्सा आपका इसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं किसके केंद्र है, अमरावती होगी, नागार्जुनी कोंडा हो गया, और क्या है आपका जगाई पेट हो गया, जगाई पेट। स्पेशली ध्यान रखना, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा। कौन से राजा इन्होंने संरक्षण दिया, तो सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के राजा। अमरावती कला को किसने संरक्षण दिया, सातवाहन शासक और इक्ष्वाकु वंश के। तो ये हुई हमारी कहानी, ये वाली है। हमने बात करी कुषाण एम्पायर वाला, किस तरीके से यहाँ पे हैं आपके, और बाद में देखेंगे तो कंट्रोल में कर लिया, कुषाण यहाँ तक आ गए थे, इनको भी, इसको उज्जैन को भी जीत लिया था, ठीक है। वेस्टर्न सेटअप ये यहाँ तक ही रह गया है। बाद में फिर क्या होगा, जैसे कुषाणों का गड़बड़ होगा दोबारा से फिर आपके शक पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में शक पावरफुल क्या, अभी गुप्त आएंगे, लास्ट में गुप्त वंश शुरू हो जाएगा। गुप्त में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्या सही है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, हाँ ये हराएगा। किसको हराएगा, कौन से को, रुद्र सिंह तृतीय, उसको हराएगा, वो लास्ट रहेगा। कहने का मतलब अभी वेट करो, अभी शक खत्म नहीं होंगे, वो कब होंगे, गुप्त टाइम पे होंगे। तो ये हमारी चीज चल रही है। सातवाहन यहाँ पे सर, अमरावती क्षेत्र ये वाला है, अमरावती कला यहाँ विकसित हो रही है। पांडे यहाँ पे, चोला यहाँ पे, ठीक है, पांडे इधर है, चोला यहाँ है, सातवाहन यहाँ पे। एरिया समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कुषाणों का चल रहा है, ये अभी शक पड़े हुए हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे। सर समझ में आ रही है चीजें, चलो ये है आपका। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और कल से आपका शुरू होगा, कहते हैं कि गोल्डन एरा, भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण काल, गुप्त काल शुरू होगा। कल से बहुत सारी चीजें देखेंगे। आज की क्लास इंफॉर्मेशन वाली यहीं पे। अब हम बाकी क्या करेंगे, अब क्लास रोक करके याद करेंगे जो भी आपकी ट्रिक और टेक्निक लगेंगी उनके लिए। खुश रहिए, ख्याल रखिए।